नमस्कार, मैं हूं ऋतुपर्ण दवे। आज मैं एक बेहद चर्चित और राजनीतिक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पूरे देश में इस समय इस बात को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार जो एनडीए के समर्थन से इस बार तीसरी बार सत्ता में है, बार-बार बैकफुट पर क्यों आ रही है? इसकी क्या वजह है? विपक्ष भले ही इसे अपनी जीत बताए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैंने समझने की कोशिश की है कि इसकी वजह कुछ और हो सकती है। इसी पर मैंने अपना लेख लिखा है, जो देश के अति प्रतिष्ठित हिंद समाचार लिमिटेड के लोकप्रिय हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से प्रकाशित नवोदय टाइम्स में छपा है। मेरा लेख आपको मैं बताऊं, परिचित कराऊं, सामने रखूं, उसके पहले हमेशा की तरह 8 सेकंड की मेरी मनुहार गुहार और रिक्वेस्ट और विश्वास है कि इसे आप ज़रूर पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे चलते हैं अपने उस लेख पर जिस पर मैंने सरकार के बैकफुट पर आने का अपने तरह से एक विश्लेषण किया है और विश्वास है कि आपको यह ज़रूर अच्छा लगेगा। शायद मेरी इस समझ, सोच या विश्लेषण से आप भी सहमत हों। तो चलते हैं सीधे लेख पर। केंद्र की एनडीए समर्थित मोदी सरकार क्या निर्णय ले पाने में खुद को असहज महसूस कर रही है? क्या सरकार के लिए उसके गठबंधन ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं? और क्या सरकार को पता नहीं कि वह जो करने जा रही है उसका विरोध होगा और बैक फुट तक पर आना पड़ेगा? क्या यह मोदी शाह की शतरंज की चाल है या चाणक्य नीति? देश, पक्ष विपक्ष को पता है कि मोदी शाह इतने भी नासमझ नहीं कि उन्हें इनके परिणामों या इससे समर्थक दलों के नाक भौं सिकोड़ने या विरोध का अंदाजा न हो। मोदी शाह जानते हैं कि उनके मजबूत सहयोगी जेडीयू और टीडीपी अपने अपने राज्यों में कट्टर सेकुलर समर्थक हैं, किसी भी दशा में अल्पसंख्यकों का विरोध नहीं लेंगे। यही उनकी पहचान भी है। अल्पसंख्यकों के हितों में बड़े बड़े फैसले और योजनाएं दोनों राज्यों में लगातार जारी हैं। इतना सब जानते हुए भी मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा बार बार बैकफुट पर आना कोई रणनीति तो नहीं। इसी अगस्त में 4 मामलों में सरकार का फैसला बदलना या यू टर्न बताता है कि यह अनजाने में लिया गया फैसला नहीं हो सकता। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव की घोषणा के साथ संपत्ति की बिक्री के लिए इंडेक्सेशन लाभ को भी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसका इतना जबरदस्त विरोध दिखा कि प्रावधानों में संशोधन करना पड़ा और नए पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना पड़ा। इसी तरह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें वक्फ संपत्ति का जिला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराने तथा मूल्यांकन कराने का प्रावधान किया गया। अधिनियम बनने से पहले या बाद में ऐसी वक्फ संपत्ति जो सरकारी रही हो, वक्फ की नहीं मानी जाएंगी। संपत्ति तय करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया, जो अंतिम फैसला लेंगे। इसका पक्ष विपक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद जेपीसी को सौंपा गया। हालांकि अगले संसद सत्र तक देखना होगा कि सबका रुख क्या होगा। फिलहाल अंदर ही अंदर चाहे नीतीश हो या चिराग या फिर टीडीपी, इन्हें कैसे राजी किया जाएगा और जेपीसी रिपोर्ट में क्या आता है। इसी तरह सरकार द्वारा लाए गए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 पर सरकार ने अपने पैर खींच लिए। इससे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जबरदस्त तनाव में थे। विपक्ष भी इसको हवा दे रहा था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स सभी का कहना था कि बिल से एक तरह की सेंसरशिप की तैयारी है। इसके आने के बाद सरकार की कड़ी आलोचना हुई। इसे निजता का उल्लंघन बता दुरुपयोग की संभावनाओं के चलते विरोध किया गया।
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए घातक बताया गया। विरोध के बाद इसे भी होल्ड कर दिया गया और विचार विमर्श के बाद नए ड्राफ्ट की बात कह एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा हल्ला लैटरल एंट्री को लेकर 17 अगस्त को प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग के उस विज्ञापन के बाद हुआ, जिसमें ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी को खास मुद्दा बनाया गया। हालांकि साल 2018 में पहली बार मोदी सरकार ने कई नियुक्तियां की थी। तब से लेकर अब तक 63 नियुक्तियां हो चुकी हैं। इनमें 35 प्राइवेट सेक्टर से हैं। जुलाई तक लेटरल एंट्री से आए 57 लोग अपने पदों पर काम कर रहे थे, लेकिन 17 अगस्त को 45 नई नियुक्तियों के एक मुश्त विज्ञापन से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के विरुद्ध इसे सरकारी दुष्चक्र बता पीछे के दरवाजे से चहेतों को एंट्री देने का आरोप भी लगा। चिराग पासवान ने तो खुलकर विरोध में अपना पक्ष रखा। 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को चिट्ठी भेजकर विज्ञापन रद्द करने को कहा। इसे प्रधानमंत्री की नजर में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना था बताकर मामले का पटाक्षेप किया गया। महज अगस्त माह में ही सरकार के 4 मामलों में बैकफुट पर आने को राजनीतिक चश्मे से अलग अलग देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूर्ण बहुमत में रहते हुए मोदी सरकार ने कभी फैसले वापस न लिए हों। 2014 में सत्ता में आकर साल भर बाद 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून पर पुनर्विचार की मांग को स्वीकारते हुए 6 विवादास्पद संशोधनों को वापस लिया गया था। 2021 में 3 कृषि कानून वापस लिए गए। 2022 में डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया, जिस पर जेपीसी ने बाद में 81 संशोधनों की सिफारिश की। हाँ, अब सरकार पहले की तरह कड़े और बड़े फैसले ले पाने में खुद को असहाय बताकर कौन सा नया दांव खेल रही है, यह तो नहीं पता, लेकिन सरकार के बार बार बैकफुट पर आने की बड़ी वजह जरूर है। शायद यह भावनात्मक मुद्दे में बदले। फिलहाल 3 राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों का इंतजार लगता है। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। क्या मतदाताओं को मोदी शाह की जोड़ी कोई बड़ा संदेश दे रही है? भाजपा को पूर्ण बहुमत न देकर बैसाखियों के सहारे बड़े और कड़े फैसले न ले पाने को मजबूरी के मायने से राजनीति में कहीं नई लहर पैदा करने के लिए शह और मात का दांव तो नहीं? इंतजार कीजिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा लेख? विश्वास है कि हमेशा की तरह यह आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और आप मेरे इस वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जान पहचान वालों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। फिर जल्द किसी नए विषय पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।